Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with अजय। देखो इस चैनल के ऊपर मैं नेट जाना फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सही ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप ये मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक है। जियोमॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक है, बहुत मज़ेदार और बहुत शानदार सा टॉपिक है, वो है मरुस्थल रिजल्ट। मरुस्थल जिसको हम डेजर्ट बोलते हैं। तो आज हम मरुस्थल को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मरुस्थल क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से मरुस्थल होते हैं, बिल्कुल खुल के पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना है, और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मोस्टली हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, चाहे जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, सेट का एग्ज़ाम हो, या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन 100% आता है। और मैं इससे पहले डेल्टाओं का वीडियो बनाया था, तो यदि आपने नहीं देखा है चैप्टर 39 का है, और जो चैप्टर 36 था वो मैंने बनाया किसका, डेल्टा का, जिसमें मैंने डेल्टाओं को समझाया है बिल्कुल सही ढंग से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मरुस्थल के बारे में कि मरुस्थल होता क्या है। देखो, मरुस्थल नाम सुना होगा, अच्छी तरीके से सुना होगा। देखो, मरुस्थल एक वो एरिया होता है जहाँ पर बरसात बहुत कम होती है। क्या होता है? मरुस्थल एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बरसात बहुत कम होती है। जो मरुस्थल होता है यहाँ पर बरसात 25 सेंटीमीटर से कम होती है। जो मरुस्थल होते हैं उनमें बरसात 25 सेंटीमीटर से कम होती है, और मरुस्थल की ये एक सबसे बड़ी पहचान है कि वहाँ पर बरसात बहुत कम होती है। अब देखो, जो मरुस्थल है वो यदि हम ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो मरुस्थल मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब वाले क्षेत्रों में, जहां वायु नीचे उतरती है। कि जो मरुस्थल है मुख्यतः उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां उच्च दाब का क्षेत्र होता है और वायु नीचे उतरती है। वह जहां तापीय प्रतिलोमता की स्थिति देखने को मिलती है। देखो, मरुस्थल मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब वाले क्षेत्रों जहां वायु नीचे उतरती है, वह जहां तापीय प्रतिलोमता की स्थिति होती है, वहां मिलते हैं। अब देखो, उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र और वायु नीचे उतरती है, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर वायु नीचे उतर रही है। तो देखो, जब हम वायुदाब पढ़ेंगे, वायुदाब मीडियम प्रेशर बेल्ट,
तो वहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। ये 0 डिग्री है, ये 30 से 35 का क्षेत्र है, और दक्षिण में ये 30 से 35 का क्षेत्र है। अब होता क्या है कि जो ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है, क्या होता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में सदा उच्च तापमान रहता है और अधिक बरसात होती है। जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है ये 0 डिग्री वाला, यहाँ पर सदा क्या होता है, उच्च तापमान और अधिक बरसात होती है। और यहाँ पर उच्च तापमान रहता है, इसकी वजह से जल का अधिक वाष्पीकरण होता है। तो यहाँ से जो हवाएं हैं वो अधिक तापमान की वजह से ऊपर उठती हैं और ध्रुवों की ओर चलती है। किसकी ओर? ध्रुवों की ओर चलती हैं। एक साइड तो उत्तर की ओर जाएंगे, दूसरी साइड दक्षिण की ओर जाएंगे। और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र 30 से 35 डिग्री के बीच में ये हवाएं बिल्कुल इस तरीके से नीचे उतरेंगी। क्या करती हैं? यहाँ पर नीचे उतरती हैं। बिल्कुल सेम कंडीशन क्या होती है कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र से ऊपर उठी हुई हवाएं होती हैं वो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में नीचे उतरना स्टार्ट करती हैं। और जब हवाएं 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में नीचे उतरेंगी तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दाब बढ़ेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार होता है कि कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर हवाएं नीचे उतरती हैं, वो है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। समझाने का ऐसा वैसे था नहीं कुछ भी। अब क्या होता है, जो मरुस्थल होते हैं, देखो मरुस्थल मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था मरुस्थल के बारे में कि वो क्षेत्र जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है वो मरुस्थल होते हैं। अब 25 सेंटीमीटर से कम बरसात गर्म क्षेत्रों में भी हो सकती है, 25 सेंटीमीटर से कम बरसात शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी हो सकती है, और 25 सेंटीमीटर से कम बरसात शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में भी हो सकती है। तो मरुस्थलों को डेजर्ट को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला होता है उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र। पहला कौन सा होता है? उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र। देखो वापस हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है? ये है 0 डिग्री, ये है 32, 35, और जो ये वाला एरिया है वो है 62, 65। बिल्कुल सेम कंडीशन नीचे होगी। 32, 35 और 62, 65। बिल्कुल ये डायग्राम है। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 30 से 35 डिग्री अक्षांश है, ये 60 से 65 डिग्री अक्षांश है। अब हम डिटेल से समझते हैं। देखो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता है। क्या होता है? तापमान कम होता है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में उच्च तापमान पाया जाता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में निम्नतम तापमान पाया जाता है।
उसकी वजह से क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में सदाब द्रव जमती है। क्या होता है, सदाब द्रव जमती है। अब हम पढ़ेंगे उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र। तो यहाँ पर उष्ण का मतलब क्या होता है? उष्ण का मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं गर्म क्षेत्र। क्या बोल सकते हैं, गर्म क्षेत्र। तो आपको ये 3 पॉइंट है, 0 ये पॉइंट। तो यहाँ पर इन दोनों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र कौन सा है? यदि 30 से 60 के बीच में देखा जाए और 0 से 30 के बीच में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र कौन सा है? ये वाला। कौन सा? 0 से 30 वाला। तो जो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? 20 से, मैं लिख देता हूँ, जो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पाए जाते हैं। अब देखो, जो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। तो ये पश्चिमी भाग में क्यों पाए जाते हैं? उसका एक कारण है। देखो, ये तो है पश्चिम और ये है पूर्व। बिल्कुल समझ में आ गया। ये पश्चिमी क्षेत्र है, ये पूर्वी क्षेत्र है। अब जो ये वाला क्षेत्र है उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है 0 से 30 के बीच का। कौन सा? 0 से 30 के बीच का। तो यहाँ पर व्यापारिक पवनें चलती हैं। कौन सी? व्यापारिक पवनें चलती हैं। और 30 से 60 के बीच में पछुआ पवनें चलती हैं। 30 से 60 के बीच में पछुआ पवनें चलती हैं और 0 से 30 के बीच व्यापारिक पवनें चलती हैं। अब जो व्यापारिक पवनें हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, जबकि जो पछुआ पवनें हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। तो जब व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, इसी की वजह से जो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। तो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। जब ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं तो इनमें नमी की मात्रा में कमी हो जाती है और जिसकी वजह से ये पश्चिमी भाग में बरसात नहीं कर पाती है। क्या होता है कि जब व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं तो इनमें जो नमी की मात्रा है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये पश्चिमी भाग में बरसात नहीं कर पाती हैं। अब जो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है इनका विस्तार देखा जाए कि ये कहाँ पर विस्तृत रहते हैं, तो यहाँ पर आपको बुकों में 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो 20 to 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, एक तो आपको ये देखने को मिलेगा और दूसरा आपको देखने को मिलेगा 15 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ। तो आपको ये दोनों के दोनों ध्यान रखना है कि जो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है वो 20 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ और 15 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में मुख्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में देखने को मिलते हैं। अब ये निम्न अक्षांशों में विस्तृत रहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। 0 डिग्री निम्न अक्षांश है, 90 डिग्री उच्च अक्षांश है। जब 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाते हैं तो निम्न से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं,
तो जो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वो निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं कि कुछ उष्ण मरुस्थलीय है, जैसे सारा है, अरब है, थार है, सोमाली है, कालाहारी है, एरिजोना है, कोलोराडो है, और अटाकामा है। ये कुछ उष्णकटिबंधीय जो उष्ण मरुस्थल हैं उनके एग्जाम्पल हैं, और भी इसके अलावा और भी बहुत सारे उष्ण मरुस्थल हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम बात करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से शीतोष्ण मरुस्थलों के बारे में। कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं। क्या एक पॉइंट ये है कि जो उष्ण मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल विश्व के 17% भूभाग पर विस्तृत है। जो उष्ण मरुस्थल है वो विश्व के 17% भूभाग पर विस्तृत हैं। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं शीतोष्ण मरुस्थलों के बारे में। ये बिल्कुल आपको लिखना है, अच्छी तरीके से नोट्स बनाने अपने खुद के। दूसरा है शीतोष्ण मरुस्थल। देखो, जो शीतोष्ण मरुस्थल है वो पछुआ पवनों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? पछुआ पवनों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नाम से पता चलता है शीतोष्ण कौन सा क्षेत्र होता है? जहाँ पर ना तो ज़्यादा उष्ण क्षेत्र रहता और ना ही ज़्यादा शीत क्षेत्र रहता। शीतोष्ण क्षेत्र रहता है यहाँ पर पछुआ पवनें प्रवाहित होती है। पहली बात है कि जो शीतोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र होता है यहाँ पर पछुआ पवनें प्रवाहित होती हैं। बिल्कुल यहाँ पर प्रवाहित होती हैं, देख सकते हो आप। इनका विस्तार, जो शीतोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है इनका विस्तार है 30 से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ। कि जो शीतोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है वो 30 से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में विस्तृत है। ये 30 से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में शीतोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत है। ये मध्य अक्षांशों विस्तृत है। ये मध्य अक्षांशों में विस्तृत है। ये मध्य अक्षांश है, ये निम्न अक्षांश, ये मध्य अक्षांश, ये ऊपर उच्च अक्षांश। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम गोपिका मरुस्थल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम तुर्किस्तान का मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल। इसके अलावा है काराकोरम मरुस्थल। इसके अलावा है ग्रेट बेसिन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं शीतोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों की। ये कुछ बातें हैं कि यहाँ पर पछुआ पवनें प्रवाहित होती हैं, 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में विस्तृत रहते हैं, मध्य अक्षांशों के क्षेत्रों में विस्तृत रहते हैं, और ये इनके टोटल 4 एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम जो तीसरा मरुस्थल है उसकी बात करते हैं, वो है शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल
देखो शीत मरुस्थल कौन सा है, ध्रुवीय क्षेत्र का है। जो ये टॉप वाला क्षेत्र है इसको हम शीत मरुस्थलीय क्षेत्र बोलते हैं। ये मरुस्थल ध्रुवीय क्षेत्रों में विस्तृत है। जो शीत मरुस्थल है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में विस्तृत है, जैसे अंटार्कटिका, और आर्कटिक, ये दो मरुस्थल हैं जो शीत मरुस्थलों के एग्जाम्पल हैं। तो ये था हमारा शीत मरुस्थल के बारे में। अब हम आगे डिस्कस करते हैं मरुस्थलों का वितरण देखते हैं हम कि कौन सा मरुस्थल कहाँ विस्तृत है। तो अब हम एक एक महाद्वीप को लेके और आपको मरुस्थलों को समझाएंगे कि कौन सा मरुस्थल कौन से क्षेत्र में विस्तृत है, बिल्कुल डायग्राम बना के। तो आप खुद भी इसी तरीके से पढ़ें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो। देखो परफेक्ट नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं सही मानचित्र बना पाऊँ। जैसा भी है, आपको यदि किसी को परफेक्ट बनाना आता है तो बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश करें। मेरे को जैसा बनाना आता था वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने ज़्यादा ऊपर तो नहीं ले लिया, नहीं बिल्कुल आपको दिख रहा है, उतना ऊपर हमारे पास है भी कुछ नहीं समझाने के लिए। तो ये था हमारा अमेरिका का मानचित्र। इसको थोड़ा सा मैं और भी, अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। मेरा जो मानचित्र बनाया मैंने, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये तो आपको पता होगा, नॉर्थ अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका। अब यहाँ पर हम मरुस्थलों की बात करते हैं। देखो सबसे पहले इस क्षेत्र की बात करते हैं। इस क्षेत्र में एक मरुस्थल है। देखो यहाँ पर मैं जो ठंडे मरुस्थल हैं उनको तो इससे दर्शाऊंगा, ये तो है ठंडा, और यदि मैं ऐसे ही कवर करता हूँ और उसमें मैं बिल्कुल इस तरीके से गोले बनाता हूँ तो वो है गर्म मरुस्थल, या फिर हाँ बिल्कुल इस तरीके का जो डायग्राम बनाता हूँ, ये गर्म मरुस्थल है, ये ठंडा मरुस्थल है। तो यहाँ पर है ग्रेट बेसिन, और ग्रेट बेसिन के जस्ट नीचे है एक ठंडा मरुस्थल है, सिनोरियम, और इसके जस्ट नीचे वापस एक ठंडा गर्म मरुस्थल और है, वो है मोहावे। देखो सबसे पहले है ग्रेट बेसिन, फिर है सोनोरेन, उसके नीचे है मोहावे। मोहावे और सोनोरेन ये दोनों गर्म मरुस्थल हैं, और ग्रेट बेसिन एक ठंडा मरुस्थल है। अब देखो मैं ग्रेट बेसिन के बारे में समझाता हूँ आपको। ग्रेट बेसिन दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में है। सबसे पहली बात कि जो ग्रेट बेसिन मरुस्थल है वो दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में है। यह है मैक्सिको
का अमेरिका और मैक्सिको में है। जो ग्रेट बेसिन है वो दक्षिण पश्चिमी अमेरिका और मैक्सिको में विस्तृत है। ग्रेट बेसिन यह है मैक्सिको का सबसे बड़ा मरुस्थल। ग्रेट बेसिन की ये दो बातें हैं। पहली है दक्षिण पश्चिमी अमेरिका और मैक्सिको में विस्तृत है, यह मैक्सिको का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है, यहाँ पर एक मरुस्थल है, वो है आटाकामा। यहाँ पर है आटाकामा मरुस्थल। कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। और जो ये आटाकामा मरुस्थल है ये उत्तरी चिली में, कहाँ पर है? उत्तरी चिली में है। ये गर्म अति शुष्क मरुस्थल है। कैसा है? गर्म और अति शुष्क मरुस्थल है, उत्तरी चिली में है। इसके अलावा आटाकामा मरुस्थल में एक विशेषता है, यहाँ पर नाइट्रेट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जो आटाकामा मरुस्थल है वो नाइट्रेट के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर नाइट्रेट प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो ये कुछ बातें थी जो आटाकामा मरुस्थल से संबंधित थी। यह सबसे शुष्क मरुस्थल है, सबसे शुष्क मरुस्थल। तो ये टोटल 4 पॉइंट थे आटाकामा मरुस्थल के बारे में, जो आपको अच्छी तरीके से याद करना है। उसके बाद एक मरुस्थल है यहाँ पर, ये है पैटागोनिया। कौन सा है? पैटागोनिया मरुस्थल। तो मैं पैटागोनिया मरुस्थल के बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहला ठंडा शुष्क मरुस्थल है। दूसरा ये अर्जेंटीना में। पैटागोनिया मरुस्थल एक ठंडा शुष्क मरुस्थल है, ये अर्जेंटीना में है। पैटागोनिया मरुस्थल को जो पैटागोनिया मरुस्थल है इसको पैटागोनिया स्टेपी भी बोलते हैं। कि जो पैटागोनिया मरुस्थल है इसको पैटागोनिया स्टेपी भी बोलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 8वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। कि जो पैटागोनिया मरुस्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 8वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसको पैटागोनिया स्टेपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैटागोनिया स्टेपी। ये अर्जेंटीना में है और एक ठंडा शुष्क मरुस्थल है। तो ये हैं हमारे कुछ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के डिजर्ट मरुस्थल, जिनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको तैयार करना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो बाकी कॉन्टिनेंट बचे हुए हैं उनको मैं एक साथ लेके और फिर उनको समझा देता हूँ मैं। तो देखो, हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ का डायग्राम बनाऊंगी। बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। बहुत सिंपल सा डायग्राम है। एक बार बनाने में दिक्कत आती है, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बनाने में।
और भी मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा ये। ये इस तरीके से। अब आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा होगा, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है और ये इंडिया है। अब हम इनको लेके चलते हैं, ये हमारा जापान। अब हम इनके मरुस्थलों को समझते हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सारे मरुस्थल एक साथ हो जाएंगे, तो मैं एक एक को पॉइंट टू पॉइंट लेके चलता हूँ। सबसे पहले लेते हैं हम, सबसे बड़ा मरुस्थल है सारा मरुस्थल। इस तरीके से। तो जो सारा मरुस्थल है वो विस्तृत है इस क्षेत्र में, इस तरीके से। जो ये वाला क्षेत्र है, कौन सा, जो ये वाला क्षेत्र है, अभी मैंने बताया था गर्म मरुस्थल और ये ठंडे मरुस्थल। तो ये कौन सा है हमारा, ये है हमारा सारा मरुस्थल। ये हमारा सारा मरुस्थल है। अब देखो मैं सारा मरुस्थल के बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ लिख देते हैं सारा मरुस्थल। यह है विश्व का सबसे गर्म, यह विश्व का गर्म सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। कि जो सारा मरुस्थल है यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। सारा मरुस्थल अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, सूडान, लीबिया, चाड, माली, नाइजर, इसके अलावा मिस्र, इन कंट्रियों में विस्तृत है। कि जो सारा मरुस्थल है वो अल्जीरिया में, ट्यूनीशिया में, सूडान में, मिस्र में, नाइजर में, माली, चाड और लीबिया, इन सभी कंट्रीज में विस्तृत है। तो इसको मैं साफ करता हूँ, फिर उसके बाद हम एक बार सारे मरुस्थलों को मैं आपको मैप में समझा देता हूँ कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है। फिर उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट लिख लिख के समझ लेंगे। तो देखो यहाँ पर ये कौन सा था, सारा मरुस्थल था। ये सारा मरुस्थल है। अब इस सारा मरुस्थल में दो मरुस्थल और हैं। एक है यहाँ पर, कौन सा, न्यूबियन। सारा मरुस्थल में एक मरुस्थल है न्यूबियन मरुस्थल और दूसरा है लीबिया। यहाँ पर एक है लीबिया। ये दोनों के दोनों गर्म मरुस्थल है। सारा मरुस्थल में एक न्यूबियन मरुस्थल है और एक लीबिया मरुस्थल है। इसके अलावा
यहाँ पर ये एरिया कौन सा है? यहाँ पर है सोमालिया, तो यहाँ पर एक सोमाली मरुस्थल। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर है सोमाली मरुस्थल। इसके अलावा यहाँ पर है कालाहारी मरुस्थल। इसके अलावा यहाँ पर है नामीब मरुस्थल। इनको मैं एक साथ बता दूंगा कि कौन कौन सी कंट्री में है ये, क्योंकि मैं जब एक एक को करके बताऊंगा तो उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब आप सभी को एक साथ बिल्कुल आगे टेबल बना के मैं लिखवा दूंगा कि ये मरुस्थल कौन कौन सी कंट्रीज में है, तो एक बार आप मैप देखना, फिर उसकी कंट्रीज देखना, बिल्कुल सही ढंग से याद हो जाएगा। इसके अलावा जो ये क्षेत्र है, ये कौन सा है? सऊदी अरब का क्षेत्र है। यहाँ पर 3 मरुस्थल है। एक है नेफद, जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर 3 मरुस्थल हैं। एक ये तो है नेफद, दूसरा वाला है वो है हेमद, और जो तीसरा वाला है ये वो है रब अल खाली। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वन में दोबारा से लिख के बता देता हूँ आपको। देखो जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर 3 मरुस्थल है, 1 2 3। पहला ऊपर है नेफद, जो ये वाला मरुस्थल है इसका नाम है नेफद। फिर उससे जस्ट नीचे का है हेमद, और जो ये तीसरा अरब सागर के निकट वाला मरुस्थल है वो कौन सा है? वो है रब अल खाली। नेफद, अहमद और रब अल खाली। अब इसके अलावा यहाँ पर है थार का मरुस्थल। कौन सा है? थार का मरुस्थल। और इसके अलावा यहाँ पर एक मरुस्थल है। इन दोनों को मैं 1 और 2 नंबर देता हूँ, 1 नंबर और 2 नंबर। तो जो 1 नंबर का मरुस्थल है वो है दस्त-ए-लुत्फ, और जो 2 नंबर का मरुस्थल है वो है दस्त-ए-करीब। और इसी तरीके से ये जो नेफद, अहमद, ये तीनों मरुस्थल हैं, इनका भी मैं नामकरण कर देता हूँ जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और बहुत ही सही ढंग से समझ में आ जाएगा आपको। ए, बी और सी, ये आपको अच्छी तरीके से दिख रहे होंगे। ए, बी और सी, देखो ए, बी और सी आपको अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। यहाँ पर ये रहे ए, बी और सी। यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2, ये भी आपको दिख रहा होगा। 1 नंबर का है दस्त-ए-लुत्फ, दूसरे नंबर का है दस्त-ए-करीब। ए पर है नेफद, बी पर है अहमद, और जो सी है उस पर है रब अल खाली। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो मरुस्थल है उसको देखते हैं। यहाँ पर है गोबी मरुस्थल। कौन सा है? गोबी मरुस्थल है। ये एक ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। बाकी मैं आगे दिखा दूंगा। तो ये है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल के जस्ट नीचे है टकला-मकान मरुस्थल। यहाँ पर है काराकोरम मरुस्थल। मैं लिख देता हूँ यहाँ काराकोरम मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, टकला-मकान मरुस्थल। देखो ये रहा गोबी मरुस्थल,
यहाँ पर टकलामकान मरुस्थल, यहाँ पर काराकोरम मरुस्थल और यहाँ पर है क्यूजिकुलम मरुस्थल। अच्छी तरीके से देखना, गोबी, टकलामकान, क्यूजिकुलम और काराकोरम। अब आपको बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ जाएगा, पूरा बोर्ड अच्छी तरीके से देखिएगा। यहाँ पर है क्यूजिकुलम, यहाँ पर है गोबी, यह है टकलामकान और यह है काराकोरम। यहाँ पर है थार का मरुस्थल, ये इंडिया में थार का मरुस्थल है। यहाँ पर 1 नंबर है, इस 1 नंबर की जगह कौन सा है? 10 तेल होता है। इस 2 नंबर की जगह पर 10 के करीब है। ए की जगह नेफद है, बी की जगह हेमद है और सी की जगह रब अल खाली है। तो ये थे पूरे पूरे मरुस्थल यूरोप और अफ्रीका और एशिया के। ये मरुस्थल थे अफ्रीका और एशिया के। तो मैंने उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, इन चारों कॉन्टिनेंटल के जो भी मरुस्थल थे उनके बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। यहाँ पर सोमाली मरुस्थल। तो देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर जो मरुस्थल है वो कौन सा है? सारा मरुस्थल। ये जो बीच का पूरा है ये सारा मरुस्थल है। अब सारा मरुस्थल में 2 मरुस्थल है, एक तो है ये जो है न्यूबियन, दूसरा है ये जो है लीबिया। यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पर नामीब मरुस्थल है, ये सोमाली मरुस्थल है, यहाँ नेफद, हेमद, रब अल खाली, दस्त ए लुत, दस्त ए गरीब, थार, गोबी, टकलामकान, क्यूजिकुलम और काराकोरम। तो इन मरुस्थलों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि कौन सा मरुस्थल गर्म है, कौन सा ठंडा है। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पर कौन सा गर्म है, कौन सा ठंडा है, क्योंकि यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से नहीं समझा सकता था कि कौन सा गर्म है, कौन सा ठंडा है। तो इनको मैं जब अब इनकी डिटेल से पढ़ाऊँगा आपको इन मरुस्थलों को, तो वहाँ पर मैं इनको समझा दूँगा कि कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा है। तो ये था, मैं आपकी समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं एक एक मरुस्थल को लेके। सबसे पहले है सहारा। एक बार सहारा के बारे में दोबारा बता देता हूँ। यह है विश्व का, दोबारा बताने की काम जरूरत है, सहारा मरुस्थल को मैंने भी आपको बता दिया था यही लिख के। उसके बाद है न्यूबियन मरुस्थल। तो जो न्यूबियन मरुस्थल है वो एक गर्म मरुस्थल है, बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि ये सारा मरुस्थल का एक भाग है। ये सारा मरुस्थल का पूर्वी भाग है। जो न्यूबियन मरुस्थल एक गर्म मरुस्थल है, जो सारा मरुस्थल का पूर्वी भाग है। उसके बाद है सोमाली। जो सोमाली है गर्म मरुस्थल है, और सोमालिया में, ये आपको ध्यान रखना है कि सोमाली मरुस्थल कौन सी कंट्री में? सोमालिया में एक गर्म मरुस्थल है। उसके बाद है कालाहारी। कालाहारी एक गर्म मरुस्थल है। ये कहाँ कहाँ पर विस्तृत है? बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। जो कालाहारी मरुस्थल है एक गर्म मरुस्थल है, बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में विस्तृत है। उसके बाद है नामीब मरुस्थल।
नामीबी मरुस्थल वो एक गर्म मरुस्थल है। ये दक्षिणी अफ्रीका का तटीय मरुस्थल है। ध्यान से पढ़ना, जो नामीबी मरुस्थल है एक गर्म मरुस्थल है और दक्षिणी अफ्रीका का एक तटीय मरुस्थल है। कैसा है? एक तटीय मरुस्थल है। दोस्तों ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो इस वीडियो को लाइक तो बनता ही है, इसको लाइक करना है। चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इसी तरीके से और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और यदि आप नेट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं रेगुलर आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता हूँ। और उस व्हाट्सएप ग्रुप के कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ये कॉन्टैक्ट नंबर हैं जिनके द्वारा आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। और अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल। देखो सबसे पहली बात, गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है। कैसा है? ठंडा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल चाइना एवं मंगोलिया में है। कहाँ पर है? चाइना और मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जो गोबी मरुस्थल है वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा 5वां मरुस्थल है। ये बातें हैं, उनका आपको ध्यान रखना है कि गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है, चाइना और मंगोलिया में विस्तृत है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और संसार का सबसे बड़ा 5वां मरुस्थल है। इनको अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम गोबी मरुस्थल को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कि जो गोबी मरुस्थल है इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है तकलामाकन मरुस्थल। और जो तकलामाकन मरुस्थल है वो कहाँ है? चाइना में। और ये गोबी मरुस्थल में है तो सीधी सी बात है ये एक क्या है? ठंडा मरुस्थल है। उसके बाद दूसरा है अल्सान मरुस्थल। कौन सा है? दूसरा अल्सान मरुस्थल। और ये भी क्या है? ठंडा मरुस्थल है। तीसरा है मुआसिया ऑर्बिट्स मरुस्थल। ये भी एक ठंडा मरुस्थल है। कि जो गोबी मरुस्थल है इसको तीन पार्टों में डिवाइड किया गया। तकलामाकन मरुस्थल चाइना में है, एक ठंडा मरुस्थल है। अल्सान मरुस्थल मुअस, ध्यान से पढ़ना, मुअस या ऑर्बिट्स मरुस्थल, ये भी एक ठंडा मरुस्थल है। क्योंकि गोबी मरुस्थल खुद ठंडा है तो इनके तीनों के तीनों पार्ट भी बिल्कुल ठंडे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है थार का मरुस्थल। थार मरुस्थल सबसे पहली बात गर्म मरुस्थल है। दूसरी बात
भारत एवं पाकिस्तान में विस्तृत है। कहाँ पर विस्तृत है? थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में विस्तृत है और एक गर्म मरुस्थल है। थार का मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे विस्तृत मरुस्थल है। जो थार का मरुस्थल है वो दक्षिण एशिया का सबसे विस्तृत मरुस्थल है। थार का मरुस्थल सर्वाधिक जनसंख्या या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व या सर्वाधिक वर्षा वाला मरुस्थल। तो ये था थार के मरुस्थल के बारे में। थार का मरुस्थल गर्म मरुस्थल है, भारत पाकिस्तान में विस्तृत है, दक्षिण एशिया का सबसे विस्तृत मरुस्थल है। थार का मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से, वर्षांत की दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला कि जो थार का मरुस्थल है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और सर्वाधिक वर्षा वाला मरुस्थल है। उसके बाद नेक्स्ट है अल्गेजिरा। ये कुछ छोटे छोटे मरुस्थल हैं जिनके बारे में वो पूछता रहता है। अल्गेजिरा मरुस्थल सूडान में है। कहाँ पर है? सूडान में है। देसितो डे सेचुरा मरुस्थल, बहुत अजीब सा नाम है, देसितो डे सेचुरा मरुस्थल। तो ये कहाँ पर है? उत्तरी